देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है मैम। तो देखो हम लोग आज बजट का जो बाकी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने नोट डाउन किया था कि हमें क्या क्या करना है। एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ये थ्योरी, फंक्शनल बजट और रेशियोज का सम्स और कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट पहले थियोरिटिकल जो बाकी है वो लिखवा देते हैं और एंड में हम जो है रेशियो वाला पोर्शन करवा देंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या होता है लिख लो। Production cost budget represent production cost budget represents budgeted cost in respect of budgeted production। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का मतलब होता है कि ये क्या, ये कौन सा बजट रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट बजटेड कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। मतलब पहले हमें कितना प्रोडक्शन करना है उस पे हम लोग जो बजट बनाएंगे और उस बजटेड प्रोडक्शन का जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया है उसके हिसाब से जो हमारा कॉस्ट लगेगा, बजटेड कॉस्ट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एजम्पशन लिया 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है बजटेड के हिसाब से, और उसके हिसाब से जो खर्चा है उसका जब बजट बनाते हैं तब उसे बोला जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हियर गुड इवनिंग सुनील। Good evening, ma'am. Here budgeted cost means total cost including selling, overhead on budgeted production। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो मैंने नेक्स्ट लिखा है कि बजटेड प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या होता है वो तो पहले लाइन में हम लोगों ने डिफाइन किया। दूसरे लाइन में कि बजटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मतलब जो भी हमारा कॉस्ट में इंक्लूड होगा, जैसे कि रॉ मटेरियल का, लेबर का, सब इंक्लूडिंग सेलिंग ओवरहेड भी, मतलब जैसे मार्केटिंग एजेंट को कुछ पे कर रहे हैं, सेलिंग कमीशन वगैरह, मतलब सेल्स से रिलेटेड जो खर्चा है वो भी हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दिखाते, सेलिंग ओवरहेड का खर्चा भी दिखाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे बजटेड कॉस्ट इज टू बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल कॉस्ट फॉर computing cost for computing costing for computing material, labor and overhead variance, material, labor and overhead variance। बजटेड कॉस्ट जो है, बजटेड कॉस्ट इज टू बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल कॉस्ट। हम लोग बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग मटेरियल, लेबर या ओवरहेड वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था, अगर याद है, कि एक वर्क मैनेजर है जिसने बोला था अपने जो अपने
शायद स्टोर मैनेजर या ऐसा कुछ था एग्जाम्पल, कि अगर कॉस्ट में कुछ सेविंग्स करते हो तो बोनस मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने चेक किया था, वहां पर हम लोगों ने वेरिएंसेस देखा था ना, वेरिएंस वाला क्वेश्चन था। तो यही वाला वही पॉइंट है कि अगर हम लोग बजटेड कॉस्ट निकालते हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं यानी एक्चुअल कॉस्ट के साथ उसे कंपेयर भी कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। बाकी थियोरिटिकली लिखते हुए जहां जो पॉइंट हमें एप्लीकेबल करना चाहिए तो वो लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट लिखेंगे, वेरिएंसेस आर हेल्पफुल इन, वेरिएंसेस जो भी आएगा इससे हमें क्या हेल्प होगा, वेरिएंसेस आर हेल्पफुल इन टेकिंग फ्यूचर करेक्टिव एक्शन। मतलब जो भी वेरिएंसेस आए, जो भी रीजन है, उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं फ्यूचर में जो है सही डिसीजन मेक करके। ठीक है, वही बता रहे हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जो बोला था वो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, उसके बाद थियोरिटिकल में हमारा बाकी रहता है एक तो ये फंक्शनल बजट। ठीक है, फंक्शनल बजट ये लिख देते हैं, फंक्शनल बजट। एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन can be divided into suitable number of function, suitable number of functions. For example, sales, production, purchase, एटसेट्रा। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने फंक्शन के हिसाब से डिवाइडेड हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस organization to establish the target for each and every function। तो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनका बिजनेस है, जो ओनर है। ठीक है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश द टारगेट फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में टारगेट देना पड़ेगा कि इतना सेल करके दिखाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना प्रोडक्शन करके देना है आपको, परचेज डिपार्टमेंट को इसके हिसाब से प्रोडक्शन जितना होगा उसके हिसाब से वो लोग अपना टारगेट फिक्स कर लेंगे कि उनको कितना परचेस करना है। ठीक है, तो टारगेट देने का काम किसका है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, फंक्शनल बजट आर those budget which are related to various function of the business organization।
बोल रहा है कि फंक्शनल बजट आर दोस बजट, वो सब बजट्स है फंक्शनल बजट विच आर रिलेटेड टू वेरियस फंक्शन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग एक्टिविटी या फंक्शन होता है उससे रिलेटेड जो बजट बनता है वही फंक्शनल बजट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिखवाया, फिर भी इसमें लिखवा देते हैं। जैसे कि सेल्स बजट जो एग्जाम्पल यहाँ दिया था ना, तो ये सब फंक्शन है। ये सेल्स वाले डिपार्टमेंट जो अपना बजट बनाते हैं, सेल्स बजट, तो ये एक फंक्शनल बजट हो गया। और क्या हो सकता है? परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, वेजेस बजट, ये सब हम लोगों ने किया है। सेल्स बजट पे क्वेश्चन किया है, परचेज बजट पे किया है, प्रोडक्शन बजट पे किया है, कैश बजट पे किया है, वेजेस बजट पे किया है। ठीक है। और है जैसे कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, ये भी हम लोगों ने किया है। जो लेंदी क्वेश्चंस किया है वहां पर हम लोगों ने रॉ मटेरियल कितना कंजम्पशन होगा वो भी निकाला, और उसके बाद उसको परचेस करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, कंजम्पशन पूरा नहीं लिखा मैंने, कंजम्पशन बजट। और क्या हो सकता है? ये सारे बजट हम लोगों ने प्रैक्टिकली किए हुए हैं। अच्छा, रिसर्च एक्सपेंसेस बजट, इस पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन था नहीं तो मैंने करवाया नहीं है। ठीक है, रिसर्च जरूरी भी नहीं है। ठीक है, रिसर्च एक्सपेंसिव और आएगा तो कर सकते हो, रिसर्च का जो खर्चा होगा उसका बजट बना लो, बजट बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, रिसर्च एक्सपेंसेस बजट इसीलिए तो लिखा जाता है कि बजट जो है कोई भी बना सकता है, उसको एस्टिमेट करने आना चाहिए। अकाउंट्स कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए अकाउंटिंग नॉलेज लगता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट पे। तो रिसर्च एक्सपेंसेस बजट और एक मशीन यूटिलाइजेशन बजट, मशीन यूटिलाइजेशन बजट। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल लिखना जरूरी नहीं है, तुम लोग जितना याद रख सकते हो उतना ही लिखो। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फंक्शनल बजट क्या होता है, उसका छोटा सा एक थ्योरेटिकल नोट कि फंक्शनल बजट क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने नोट तो नहीं करवाया था बट एक लिखवा देते हैं, परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, ये मैंने पहले शायद नहीं लिखवाया क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है, हम एक बार चेक कर लेते। मैंने यहाँ पर चेक किया, मुझे नहीं लगता मैंने परफॉर्मेंस बजट लिखवाया है। तुम लोग भी अगर हो सके तो एक बार देख लो। मैंने जो बजट में जो भी लिखवाया है उसमें हम लोगों ने कवर किया है। पहले बजट का कंसेप्ट था, आफ्टर दैट बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, परफॉर्मेंस बजट आगे दिन लिखिয়েছি। আচ্ছা হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আর এইটা লিখিয়েছে কি নেসেসিটি টু ইন্ট্রোডিউস বাজেটরি কন্ট্রোল এন্ড স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং, এটা মনে হচ্ছে লেখাইনি। না ম্যাম। এটা লেখাইনি, হ্যাঁ। এইটা বাদে बाकी सबकटाई लिखिए दिए। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, ये दो तो मैंने नोट डाउन किया था, ये दो लिखवा दिया, और एक थ्योरी है वो लिखवा देते, उसके बाद रेशियोज वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हमारा सारा थ्योरी कंप्लीट है जो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नेसेसिटी टू इंट्रोड्यूस बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब हमें बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो जरूरत है वो किस रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो लिखते हैं इफ इट इज बेनिफिशियल, it is advised to introduce budgetary control and standard costing। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल का कंसेप्ट, मतलब जो भी हम लोगों ने कंप्लीट करना है, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो इसके पहले हम लोगों ने किया हुआ है, ये दो जो कॉस्टिंग टेक्निक है ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर उनके लिए बेनिफिशियल है तभी, ठीक है, अदरवाइज मत करो। ठीक है, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तभी ये सब करता है इतने ज्यादा मैनेजमेंट के साथ। तो इफ इट इज बेनिफिशियल, इट इज एडवाइज टू इंट्रोड्यूस बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्यों इसका एडवाइस क्यों दिया गया है, अब इसमें नीचे रीजंस जो है लिखते हैं। कॉस्ट
बेनिफिट एनालिसिस। अभी लिखते हैं, लिखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ द बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम एनी सिस्टम is more than the cost incurred on the system good evening Neil. Good evening, ma'am. So, incurred on the system, it is always advised to adopt such system। ठीक है, पहले लिखवा देते हैं, 3 पॉइंट है, उसके बाद समझा देते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ वेरिएंसेस। अमाउंट ऑफ वेरिएंसेस। A limit may be set which will decide whether to whether to एक सेकंड, a limit may be set which will decide whether to इन्वेस्टिगेट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इन्वेस्टिगेट द variances or not, or not, comma, for example, any variance up to 5% of standard amount may not be investigated। समझा देंगे, ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है। और एक लास्ट पॉइंट ये लिख लो, ये 4th नंबर ना, ये पहला वाला था, ये 1 2 3 और ये 4, हाँ ये 3 होगा, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर पॉइंट में लिखेंगे कंट्रोल ओवर वेरिएंसेस। कंट्रोल ओवर वेरिएंसेस। अनकंट्रोलेबल
uncontrollable variances may not be investigated. For example, material price variance due to additional tax imposed by government such situation will be uncontrollable and there will be no benefit in its investigating. इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सब लैंग्वेज सही है, ठीक है। अब हम पढ़ के समझा देते हैं कि क्या बोला है। तो हम लोगों ने पॉइंट जो डिस्कस किया वो है कि हम लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस क्यों करेंगे। तो बोल रहा है कि अगर हमारे लिए बेनिफिशियल होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम ये दोनों टेक्निक हम लोग यूज करें तो हमें करना चाहिए, ठीक है। इट इज एडवाइज टू इंट्रोड्यूस बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल का मेन थीम क्या था, हमें एस्टिमेट करने का मौका मिलता है, हम लोग उससे कंपेयर कर पाते हैं एक्चुअल से। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वही कंपैरिजन ही तो हमें बताया जाता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब वही होता है कि वेरिएंसेस एनालिसिस करना, ठीक है, कि हम लोगों का एक्चुअल और बजटेड में फर्क क्या हुआ और उससे हमारा वेरिएंसेस क्या आया, मतलब फेवरेबल या फिर एडवर्स। अब बोल रहा है कि क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पहला बात है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम एनी सिस्टम is more than the cost incurred on the system, it is always advised to adopt such system। बोल रहा है if the benefit obtained from any system, अगर कोई सिस्टम से हमें बेनिफिट मिलता है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है देखो, इज मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द सिस्टम, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बजटरी कंट्रोल सिस्टम और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम हम लोगों के बिजनेस में अडॉप्ट कर रहे हैं, इस वजह से तो एक खर्चा होगा क्योंकि बजट मेंटेन करना पड़ेगा, तो बजट बनाया जाएगा, तो ये सब एक खर्चा है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो होगा तो लोगों को मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करने के लिए उस प्रोसेस में चलना पड़ेगा, तो वो एक एक्सपेंस होता है कि हमें उस तरह का नॉलेजेबल पर्सन रखना है जो बजट बना के देंगे, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके देंगे। तो बोल रहा है कि अगर हम लोगों को कोई सिस्टम एडॉप्ट करने पे हमारा खर्चा हो रहा है लेकिन उससे बेनिफिट हमें ज्यादा आ रहा है, तो ये बेटर है कि हम लोग उस सिस्टम को एडॉप्ट करें, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, हम लोग प्रैक्टिकली कहीं पर भी जो है इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग वो चीज परचेस करेंगे। परचेस करने में खर्चा जरूर लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें उससे बेनिफिट उससे ज्यादा होने वाला है, ठीक है, तो कॉस्ट जो इनकर्ड होगा, हाँ एक बार कॉस्ट जरूर लगेगा, कॉस्ट जो इनकर्ड होगा उससे हमें बेनिफिट फ्यूचर में अगर बहुत ज्यादा मिलने वाला है तो हमें ऑब्वियसली वो चीज परचेस कर लेना चाहिए। वैसे ही बोल रहा है कि अगर बजटरी कंट्रोल सिस्टम और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम ये अडॉप्ट करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग एनालाइज कर पाएंगे ना कि हम लोग जो मटेरियल पे खर्चा किए वो सही किए क्या, हम लोगों ने ज्यादा खर्चा कर दिया, तो वेरिएंस एनालिसिस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। तो ये पॉइंट वही बोल रहा है, इफ द बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम एनी सिस्टम इज मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द सिस्टम, उस सिस्टम को अप्लाई करने में खर्चा जो लग रहा है उससे बेनिफिट अगर ज्यादा है तो ये एडवाइस है ऑलवेज कि हमें वो सिस्टम एडॉप्ट कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आ रहा है निकल के, अमाउंट ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ वेरिएंसेस का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, ए लिमिट में बी सेट व्हिच विल डिसाइड वेदर टू इन्वेस्टिगेट द
वेरिएंस और नॉट। मतलब हर एक छोटे छोटे बात पे अगर हम लोग वेरिएंस चेक करेंगे, 1 रुपए 2 रुपए का हमें वेरिएंस चेक करने का जरूरत नहीं होता है। जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोचो हम लोग अपने हिसाब से सोचेंगे तो हाँ, हमारे लिए 1 रुपया 2 रुपया भी मायने रख सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि 1 रुपया 2 रुपया वैल्यूलेस है, ऐसा बात हम नहीं बोलना चाह रहे। हम ये बोलना चाह रहे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक लिमिट सेटअप होता है। ठीक है, किसी के लिए 10 रुपया भी मायने रखता है, किसी के लिए 10 लाख भी मायने नहीं रखता है, उसके लिए वो भी छोटा अमाउंट होता है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से अपना लिमिट सेट करना चाहिए कि वो कब वेरिएंसेस को देखेंगे। मतलब उनके वेरिएंसेस उन्हें कब चेक करने, जैसे उन्होंने सोचा था मटेरियल का खर्चा 1000 होगा, हुआ 1500, लेकिन उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, तो वो ये वेरिएंसेस चेक नहीं करेंगे। हाँ, अगर 1000 का 2000 हो गया तो वो लोग चेक करेंगे। मतलब एक लिमिट हमें क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए कि कब हम लोग जो है इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करें, जो हमारा वेरी कर रहा है कॉस्ट में। ठीक है, तो बोल रहा है, एग्जांपल दिया है, एनी वेरिएंस अप टू 5% ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट मे नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। मतलब 5% तक अगर कोई वेरिएंसेस आता है तो हम लोग उसे इग्नोर कर देंगे, मोर देन 5% होगा तो चेक करेंगे। ये एक एग्जांपल है। अब ये 5% ही थोड़ी ना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि हमारे लिए कितना परसेंट वेरिएंस, मतलब ये 5% तक डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल का मतलब हो गया, अगर 5% वेरी करता है तो इन्हें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है कि वो एनालिसिस करने बैठ जाए, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो इनको प्रॉब्लम है, तो ये एनालिसिस करेंगे। तो इसी तरह से सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक जो है सेट, मतलब जो अमाउंट है वो एक जो परसेंटेज है वो सेट कर लेना चाहिए, लिमिट जिसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंट्रोल ओवर वेरिएंसेस। बोल रहा है कि अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस मे नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। जो अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस है ना, उसे इन्वेस्टिगेट करके टाइम बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं। जैसे कि कौन सा अनकंट्रोलेबल है, जो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं, जैसे कि मेटेरियल प्राइस वेरिएंस ड्यू टू एडिशनल टैक्स इम्पोज। पहले टैक्स अलग लगता था, अब टैक्स अलग लग रहा है, इस वजह से खर्चा बढ़ गया। अब ये तो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है, वो जब भी चेक करेंगे उन्हें एडवर्स ही दिखेगा, लेकिन क्या ये उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट से डिसाइड हो रहा है, तो ये अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस है। तो फिर ये सब इन्वेस्टिगेट करके फायदा नहीं है, क्योंकि ये आउटर इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, सच सिचुएशन विल बी अनकंट्रोलेबल इन्वेस्टिगेशन, तो इसको इन्वेस्टिगेट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जो पॉइंट था वो ऐसा था कि हम लोग बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अगर अपने बिजनेस में जो है इंक्लूड करते हैं, तो हमें इससे मतलब जरूरत क्या इंक्लूड करने का। तो जरूरत के लिए सबसे पहले बोला गया कि अगर हो सके तो हम लोग इसे इंक्लूड करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है। और बेनिफिशियल कब होगा, अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने में हमारे काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है भाई, खर्चा हो रहा है, लेकिन बेनिफिट भी तो आएगा। अगर खर्चे से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें जो है ये अडॉप्ट करना चाहिए, अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, अमाउंट ऑफ वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाँ, आइडेंटिफाई हर एक छोटी छोटी चीजों को मत करो। हाँ, अगर हमें एक लिमिट सेट कर लेना चाहिए, अगर 5% जैसे एग्जाम्पल था, 5% से ज्यादा हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सोच रखा है कि हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। और कंट्रोलेबल वेरिएंस है तो ही वेरिएंस जो है चेक करने का कोशिश करो कि हमसे क्या गलती हुआ है। अगर हमारे हाथ में नहीं है, बाहर किसी रीजन से, मतलब आउटर रीजन से इंपैक्टफुल हो रहा है, तो फिर उसे इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो। तो देखो हम लोग का बेसिकली जो है बजट में जितना भी जो है थियोरेटिकल चीज होता है वो सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग लास्ट पॉइंट जो है रेशियो कंप्लीट करेंगे तो हमारा बजट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस देखो, लास्ट पॉइंट हम लोग का। अच्छा, तो रेशियो मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल रेशियो। ठीक है, तो नाम लिखते हैं यहाँ पर, बजट एंड बजटरी कंट्रोल रेशियो। ठीक है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल रेशियो। नॉर्मली रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब तुम लोग देखे होगे, ऐसे करके अगर हम लोग कुछ लिखते हैं या फिर 2:3, तो ये जो इस टू साइन है ये रेशियो को बताता है। रेशियो का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट। जैसे रेशियो क्या सिर्फ 2:3 होगा, नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है ना, X:Y:Z:W, X:Y, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा 2 डेटा ही होता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब मैथमेटिकली अगर बोले तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट का मतलब ये
जैसे x एक एलिमेंट, y एक एलिमेंट, जैसे मान लो 10 kg और 20 kg, तो इसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो हमेशा सिमिलर यूनिट का निकलता है, मतलब यहाँ kg है यहाँ kg है तो ही रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन करते हैं बेसिकली हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग 10 kg 20 kg जो है ये कंपेयर करके देख सकते हैं, तो kg होगा तभी कंपेरेबल होगा। ये kg है ये ग्राम है तो नहीं होगा, या तो kg को ग्राम में ट्रांसफर करो या ग्राम को kg में, तो सेम यूनिट होता है तभी कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो रेशियो हमेशा सेम यूनिट पे होगा। अब हम लोग कौन सा रेशियो पढ़ रहे हैं? कंट्रोल रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल किस चीज को करना है यहाँ पर हमें? बिजनेस के एक्टिविटीज को, ठीक है। एक्टिविटी या फिर ऑपरेशन, जो भी बोलो, एक्टिविटी और ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। हम लोग अपने बिजनेस के जो एक्टिविटी या ऑपरेशंस है उसे जब हम लोग मतलब जो है रेशियो के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोगों का बिजनेस का सिचुएशन क्या है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग तो रेशियो बताएंगे क्या क्या है, लेकिन जो है बचपन में तुम लोग 11-12 में सबको ही रेशियो एक पढ़ते हो अकाउंट्स में, रेशियो एनालिसिस बोल के एक चैप्टर जो तुम लोग के इंटर में भी होता है, नॉर्मली ग्रुप 2 में होता है। तो वहां पर हम लोग जो है रेशियोज पढ़ते हैं ना, जैसे करेंट रेशियो, ठीक है। अगर तुम लोग को याद आता है करेंट रेशियो में लिखते हो करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, ये हमें क्या बताता है कि बिजनेस में कितना हमारा करेंट एसेट है और कितने हमारे करेंट लायबिलिटी है, और इसे कंपेयर करके हम लोग ये बता सकते हैं कि बिजनेस का हालत क्या है। अगर करेंट एसेट के मुकाबले करेंट लायबिलिटी ज्यादा है तो बिजनेस का हालत खराब है, और उसका स्टैंडर्ड भी होता था, ठीक है। जैसे मान लो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी जो हम बता रहे, करंट रेशियो का ऐसे होता था, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब अगर चीजें याद नहीं है लेकिन टर्म्स तो सुना ही होगा। तो 2:1 जो है ये स्टैंडर्ड होता है, मतलब अगर 2 टाइम्स करंट एसेट है उसके अगेंस्ट में करंट लायबिलिटी 1 टाइम है तो ठीक है, बिजनेस अच्छे हालत में है, हेल्दी हालत में है, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो बहुत सारे एनालिसिस होते हैं इस पे, हम सिर्फ ऐसा इतने छोटे से टाइम पे ये चीज को एनालिसिस करके भी नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता रहे कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो वैसे ही हमें अपना बजट एंड बजटरी कंट्रोल रेशियो से हम लोग ये बता सकते हैं कि बिजनेस के ऑपरेशन या एक्टिविटी कैसे हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि ये मान लो करंट एसेट 2 है और करंट लायबिलिटी 3 हो गया, मतलब ऑब्वियसली सोच के देखो, लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम, तो बिजनेस का वीक हालत हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ताकि हमारा लायबिलिटी कभी भी एसेट से ज्यादा ना हो। हमें 2:1 के अंदर ही रखना पड़ेगा, तभी हमारा कंपनी हेल्दी कहलाएगा। उसी तरह से हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखने के लिए हम लोग ये बजट या बजटरी कंट्रोल रेशियोज को यूज करते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। और ये हमेशा कैलकुलेट होगा परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, मतलब इंटू 100 होगा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या रेशियो होता है यहाँ पर। ये तो मैंने अकाउंट्स वाला बोला है, ठीक है। अकाउंट्स या फिर एक्चुअली एफएम में ये पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिसिस पार्ट जो है हमेशा एफएम का ही होता है, लेकिन कभी कभी अकाउंट्स में भी, जैसे 11-12 में तुम लोग का अकाउंट्स में ही रहता है, ठीक है। इसको छोड़ो, अभी हम लोग जो है कॉस्ट का बात करते हैं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल रेशियो, मतलब ऐसे रेशियो जिससे हम लोग अपने बिजनेस में, मतलब अपने बजट को जो है चेक करके देख सकते हैं, कंट्रोल में बिजनेस एक्टिविटीज को रख सकते हैं। तो पहला रेशियो हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। एफिशिएंसी रेशियो, अच्छा, एफिशिएंसी रेशियो का मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा। एफिशिएंसी रेशियो का मतलब हो जाएगा कि हम लोग अपना काम को परफॉर्म करने के लिए कितना एफिशिएंट है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होगा कि हम लोग कोई भी एक काम को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लग सकता है, और एक्चुअली हम लोगों ने उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट किया, ठीक है। इससे हमें अपना एफिशिएंसी पता चलेगा। अगर हम लोगों ने सोचा था कि काम जो है 10 घंटे में कंप्लीट करेंगे, लेकिन काम को 8 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया, तो ऑब्वियसली हम लोग एफिशिएंट ज्यादा है, ठीक है, मोर एफिशिएंट है। और अगर जैसे मान लो 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में ही सॉल्व करके दिए, तो हम लोग हो गए 100% एफिशिएंट, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी के साथ ही किया। लेकिन अगर हम लोगों ने उसे 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया तो हम लोग ज्यादा एफिशिएंट हो गए, मोर देन 100%। और अगर उसको कंप्लीट करने में हमें 3 घंटा और भी कुछ टाइम लग गया, 3.5 आवर्स, ठीक है, 3.5 घंटा टाइम लग गया, तो हम लोग लेस एफिशिएंट है, मतलब 100 से कम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स पर डे और एक्चुअल टाइम
8 आवर्स पर डे, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था अपना स्टडी टाइम, ठीक है, मान लो तुम लोगों ने सोचा है कि एक दिन में 10 घंटा पढ़ोगे, ऐसा अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया, लेकिन एक दिन में तुम लोगों ने 8 घंटा ही पढ़ाई किया, ठीक है। तो इससे हम लोग अपना एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे मान लो कि तुम लोगों ने सोचा था कि 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, या फिर मान लो एक चैप्टर कंप्लीट करना है, एक चैप्टर कंप्लीट करने में 10 घंटा लगेगा, ऐसा तुम लोगों ने सोचा था, लेकिन एक चैप्टर तुम लोगों ने 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया। कोई भी एक चैप्टर, जैसे मान लो बजट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो बजट वाला चैप्टर सोचा था एक दिन में 10 घंटा पढ़ के कंप्लीट कर लोगे, बट एक ही दिन में 8 घंटा पढ़ के कंप्लीट कर लिया, मतलब ज्यादा एफिशिएंट हो गए, ठीक है। तो एफिशिएंसी रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे, एफिशिएंसी रेशियो इक्वल टू इंटू 100 तो होगा, जैसे मैंने बोला है परसेंटेज में आंसर आएगा, रेशियो है तो डिवाइड भी होगा। अब ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी हम लोग गलत भी लिख देते हैं। तो इसके लिए देखो हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप किस चीज पे आ रहा है। ये जो रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, ये लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एक्चुअल आवर्स, और यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू 100, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये पुट करते हैं तो 10/8 इंटू 100, ये देखो 10/8 इंटू 100, मतलब हम लोग 125% एफिशिएंट है। अब देखो एक चीज समझो कि अगर हम लोगों ने एक चैप्टर 8 घंटे में कंप्लीट किया तो ऑब्वियसली हम लोगों ने फेवरेबल काम किया है ना, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है, फेवरेबल काम किया, एक चैप्टर 10 घंटे की जगह 8 घंटे में कंप्लीट किया, तो मेरा आंसर क्या होगा, 100% से ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये फॉर्मूला पुट करने के पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम लोग एफिशिएंट ज्यादा है, 100% से ज्यादा, ठीक है। अगर 10 ही घंटे में कंप्लीट करते तो 100% एफिशिएंट। सोचो ना, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता होता, 10 घंटे का काम 10 घंटे में किया तो 100% एफिशिएंट ना, 10/10 इंटू 100, ठीक है। लेकिन अगर 10 घंटे का काम 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियसली मोर देन 100% एफिशिएंट। अब लॉजिकली सोचो कि हम लोग ऐसा कैसे लिखे डिवाइड फॉर्मेट में ताकि हमारा आंसर 100 से ज्यादा है। मतलब देखो रटना इतना मतलब आसान नहीं है कि इसको पूरा याद करके कर लोगे, 4-5 रेशियो है, ठीक है। तो 100 से ज्यादा आंसर आने के लिए क्या हम लोग ऐसे लिखने से कभी 100 से ज्यादा आंसर आएगा? मतलब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 8/10 इंटू 100 करके देखो कितना आएगा, 80%। तो ये क्या हो गया, लेस एफिशिएंट ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो दिख रहा है हम लोग मोर एफिशिएंट है, फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे, लेकिन लॉजिकली याद रख पाएंगे। देखो क्या होगा कि हमारा यहाँ ऊपर 10 और नीचे 8 और यहाँ 100 होगा, तभी हमारा 125 आएगा, और हमें दिख रहा है कि हम लोग मोर एफिशिएंट है 100% से ज्यादा, क्योंकि 10 घंटे का काम 8 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया। तो आंसर 10/8 होना चाहिए, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टाइम, और 8 का मतलब क्या है, एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब वही है, वन चैप्टर को कंप्लीट करने का हम लोगों ने सोचा हुआ था, वन चैप्टर को हम लोगों ने 10 घंटे में कंप्लीट करने का सोचा हुआ था, इसीलिए क्या लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। जब तुम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हो ये निकालते हो ना, जब हमारा गिवन डेटा और एक्चुअल डेटा अलग अलग होता है, जैसे मान लो हमें दिया है 10 यूनिट का एक बजट, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली प्रोडक्शन किया 20 यूनिट, तब हम लोग अपने स्टैंडर्ड को भी 20 यूनिट में लाते हैं ना कंपेयर करने के लिए। तो वैसे ही हमें कैसे कंपेयर करने को मिलेगा, एक चैप्टर का 10 घंटा टाइम फिक्स किया था, एक चैप्टर का 8 घंटा लगा, ठीक है। अगर ये एक चैप्टर की जगह दूसरा कुछ होता फिर हमें स्टैंडर्ड में ट्रांसफर करना पड़ता, वो बात अलग हो जाता। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि हम लोग का एक्चुअली कितना बाय कितना लिखना चाहिए। तो मैंने 2-3 तरह से बता दिया, एक बार लॉजिकली समझ जाओगे, उसके बाद अगर थोड़ा सा याद करने का कोशिश करेंगे हम लोग तो याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एफिशिएंसी रेशियो के बाद एक्टिविटी रेशियो और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। अच्छा, क्या ये लिखा हुआ रहने दे, ये रहने देते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा, लेकिन इस पे ये ऐसे करेंगे।
तो नेक्स्ट लिखेंगे एक्टिविटी रेशियो और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट जो रेशियो पढ़ रहे हैं दैट इज एक्टिविटी और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड लिखते हैं। सपोज एक काम को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 घंटा लगेगा। ठीक है, 3 घंटा नॉर्मली लगता है। जैसे मान लो 100 मार्क्स का एक जो है क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना बजट फिक्स किया। सोचो, ठीक है, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, स्लो स्लो लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि हम लोग 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमें 4 घंटा लग जाएगा। ठीक है, नॉर्मली तुम लोग 3 घंटे में कंप्लीट करते हो, मुझे पता है। हम जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड पता है कि 100 मार्क्स का एक पेपर कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगता है, लेकिन हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बजट बनाया कि हम लोग थोड़ा स्लो स्लो अच्छे से मतलब क्रिस्टल क्लियर लिखेंगे, हमें 4 घंटा लग सकता है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ ना, इतना ही स्लो और इतना ही सोच समझ के लिखा हम लोगों ने कि हमें 4.5 घंटे लग गए। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है कि हम लोगों को पता है कि 3 आवर्स में काम कंप्लीट होगा, लेकिन हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी पे बजट बनाया 4 आवर्स का, लेकिन एक्चुअली हमें 4.5 आवर्स लग गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अपना एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो कैसे कंप्यूट होगा, देखो एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इंटू 100 तो होगा। तो हम लोग किसके साथ किसको कंपेयर करेंगे, हम लोग अपने बजट के साथ, अपने एक्चुअल ये बजट के साथ बोल रहे हैं हम, हाँ बजट के साथ हम लोग किसको कंप्यूट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट को। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट को। ठीक है, इस तरह से हमें कंप्यूट करना पड़ेगा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का मतलब है कि हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो ये 3 आवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो एक्टिविटी रेशियो किन दोनों में कंपेयर करके किया जाता है, स्टैंडर्ड और बजटेड में कंपेयर किया जाता है। मतलब हम लोग कितने एक्टिव है उसी हिसाब से तो हम लोग अपना बजट फिक्स कर रहे हैं। तो बजट और स्टैंडर्ड में जब कंपेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को लगा था, मतलब हमें पता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगेगा, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और हम लोगों ने अपना बजट बनाया 4 आवर्स का, तो एक्टिविटी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 3 आवर्स डिवाइडेड बाय 4 आवर्स इनटू 100। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो हम लोग कम एक्टिव है, देख लो चेक करके, 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, हम लोग 100% से कम एक्टिव है ना, 75% एक्टिव है। ऑब्वियसली से कम एक्टिव होंगे क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर जो 3 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, हम लोग उसे 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ऐसा बजट बनाया। तो हम लोग कितने एक्टिव है, हम लोग सिर्फ 75% एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो निकाल के देख सकते हो, 3/4 इंटू 100, तो हम लोग 75% एक्टिव है। तो ये एक्टिविटी देख के ही समझ में आ रहा है हम लोग कितने एक्टिव है। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो इस तरह से निकलेगा जब हम लोग स्टैंडर्ड और बजटेड में कंपेयर करेंगे। और जब हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं तब हम लोग किसमें कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कंप्यूट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 3, कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, बजटेड आवर्स, मतलब कैपेसिटी मतलब हम लोग कितने आवर्स काम कर सकते थे और हम लोगों ने कितना आवर्स काम किया। मान लो हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास जो लेबर है उनको उनसे हम लोग 10,000 आवर्स काम करवा लेंगे, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने काम उनसे करवाया या फिर करवा पाए 8,000 आवर्स। ठीक है, तो कैपेसिटी था 10,000 आवर्स काम करवाने का, मतलब जो भी लेबर थे वो 10,000 आवर्स काम कर सकते थे, तभी तो हम लोगों ने उसका बजट बनाया। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने कितना काम करवाया, 8,000 आवर्स ही काम करवा पाए, उससे ज्यादा नहीं करवा पाए। ठीक है,
तो इसका मतलब हम लोग का कैपेसिटी क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है। तो कैपेसिटी रेशियो कैसे बनेगा, अंडर यूटिलाइज है, देखो लॉजिक से ही पता चल रहा है अंडर यूटिलाइज्ड है। तो इसका मतलब कितना डिवाइडेड बाय कितना लिखना चाहिए, 8000 डिवाइडेड बाय 10,000 होगा, तभी ना 100% से कम होगा, क्योंकि अंडर यूटिलाइज्ड है ना। हम लोगों ने सोचा था जो काम करवा, हम लोग 10,000 घंटा काम करवा सकते हैं टोटल लेबर से, बट हम लोगों ने 8000 आवर्स ही काम करवाया। तो इसका मतलब हम लोगों ने अपना जो यूटिलाइजेशन है टाइम का वो कम किया, 10,000 घंटे में 8,000 घंटे ही काम करवाए। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स, ठीक है। तभी तो हमारा देखो आंसर कैसे आएगा, एक्चुअल आवर्स कितना है 8000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये आंसर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 8000 डिवाइडेड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो 80%, तो मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी लेस यूटिलाइज्ड है, ठीक है। वो तो हमारे एग्जांपल से ही पता चल रहा है कैपेसिटी लेस यूटिलाइज्ड है, और फॉर्मूले को इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर रेशियो मतलब डेज के हिसाब से जब हम लोग रेशियो बनाएंगे, तो हम लोगों ने सोचा था बजटेड डेज, ठीक है। बजटेड डेज सोचा था, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 200 डेज काम करेंगे पर्टिकुलर एक पीरियड में, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने काम किया सपोज 180 डेज, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गए, मतलब हम लोगों ने कम काम किया, तो कैलेंडर रेशियो कैसे निकलेगा, कैलेंडर रेशियो हमारा ऐसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन बजटेड पीरियड, डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन बजटेड पीरियड इनटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन बजटेड पीरियड, बजटेड पीरियड में एक्चुअली हम लोगों ने कितना दिन काम किया, डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन बजटेड पीरियड दैट इज 200। तो इससे हम लोग का क्या निकल के आएगा, कैलेंडर रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट रेशियो है आइडियल कैपेसिटी रेशियो, नेक्स्ट रेशियो है आइडियल कैपेसिटी रेशियो, 5th नंबर। तो ये कैसे समझेंगे, जैसे मान लो बजटेड आवर्स हम लोगों ने सोचा था 10,000 आवर्स काम करवाएंगे, सेम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल जो काम हुआ, एक्चुअल आवर्स जो है हम लोगों ने 8,000 आवर्स काम करवाया, ठीक है। तो इसका मतलब 2,000 आवर्स हम लोग का क्या हो जाएगा, आइडल टाइम, ठीक है। ये हो गया आइडल टाइम, मतलब लेबर जो है ऐसे ही बैठे थे। अब हमें क्या निकालना है, आइडल कैपेसिटी रेशियो। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो आइडल कैपेसिटी रेशियो इक्वल टू कितना है, आइडल टाइम 2,000, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आइडल टाइम डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी, तो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100, ठीक है। तो 2,000 घंटे आइडल टाइम हुए, हमें आइडल कैपेसिटी रेशियो निकालना है। तो ये आइडल है, ये किस पे पता चला, 8,000 घंटे को देख के या 10,000, ऑब्वियसली 10,000 घंटे को देख के। तो नॉर्मल कंसेप्ट लगाओ जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, कि जैसे मान लो किसी को एग्जाम में 30 मिला है, तो आउट ऑफ कितना, अगर आउट ऑफ 50 मिला है 30/50, वैसे ही ये आइडल टाइम 2,000 है, ये हमें कैसे पता चला, ये 10,000 घंटे को देख के, जो कि बजटेड आवर्स है। तो 10,000 आवर्स इंटू 100 करने से आइडल कैपेसिटी रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट से हम लोग याद रख सकते हैं। ये हो गया 5th नंबर। और एक रेशियो है, और दो रेशियो है, ठीक है। एक है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो,
स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। मतलब स्टैंडर्ड कैपेसिटी क्या था और हम लोगों ने कितना यूज किया, तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम, एग्जांपल देखो कैसा है, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, हम वही सेम अमाउंट ले रहे हैं, 10,000 आवर्स जो है ये हम लोग का जो है मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों का बजटेड आवर्स जो है वो हो गया 8,000 आवर्स। ठीक है, हम लोगों ने अपना बजट फिक्स किया 8,000 आवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो इक्वल टू बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इनटू 100। ठीक है, देखो कैपेसिटी रेशियो हम लोगों ने और एक बार कैलकुलेट किया था ना, वहां पर भी हम लोगों ने ऐसे ही लिखा था। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, एक्चुअल और बजटेड। ठीक है, ये कैपेसिटी रेशियो था, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो। अच्छा, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो है, तो इसमें हमें कंपेयर इस तरह से करना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हमें दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स 10,000 आवर्स और बजटेड आवर्स 8,000 आवर्स। ठीक है, ऐसा हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7th नंबर देखते हैं, एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स 10,000 आवर्स और एक्चुअल आवर्स सपोज है 7,000 आवर्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इनटू 100। ठीक है, अच्छा अब ये जो है याद हो जाएगा, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो और भी हमें क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग का 7 रेशियोज है। अब हम क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस पे डिस्कस कर देते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम डीकेजी एंड कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स यहाँ पर दे रखा है 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 days per week, maximum capacity 50 employees, एक्चुअल वर्किंग 40 एम्प्लॉइज। तो क्या क्या पॉइंट हमें मिल गया, देखो हमें दिया है कि मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉइज का है, लेकिन एक्चुअली जो है 40 एम्प्लॉइज ने काम किया है। और जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है, स्टैंडर्ड मतलब क्या, जो हो सकता है। ठीक है, 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 days पर वीक। ठीक है, एक हफ्ते में 5 दिन काम होगा और एक दिन में 8 घंटा काम होगा। ठीक है, एक हफ्ते में 5 दिन काम होगा, एक दिन में 8 घंटा काम होगा। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक। तो एक्चुअली मतलब एक्सपेक्टेड था कि 4 वीक में 6,400 आवर्स काम होगा। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया था उसके हिसाब से 4 वीक में इतने टाइम काम होना चाहिए था। एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक पीरियड और एक्चुअली में 6,000 आवर्स काम हुआ है। Standard hours earned in 4 week period 7,000
अर्नड इन 4 वीक पीरियड, इस बात का मतलब क्या हुआ पता है? इस बात का मतलब हुआ है कि एक्चुअली जो काम किया गया है उस काम को अगर स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे करते तो हमें 7000 घंटा लगता, ठीक है, 7000 घंटा लगता। तो पहले हमें ये सारे लैंग्वेज को एक बार समझ लेना है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ही बेस्ड है, बोल सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरह सोच के देखो, हम फिर से एक बार बता देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक, मतलब ये सोचा गया था कि एक्चुअली कितने घंटे जो है काम करने पड़ सकते हैं। तो एक्चुअली 6400 घंटे काम करने पड़ सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड मतलब ये सोचा गया था टू बी अर्न फॉर, मतलब 4 वीक में स्टैंड इतना घंटा चाहिए था। एक्चुअली जो है 4 वीक में इतना घंटा काम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली काम हुआ है 6000 घंटा। मतलब एक्चुअल में देखो तो 6400 घंटा सोचा गया था, बट हुआ है 6000 घंटा। और स्टैंडर्ड में सोचा गया था 4 वीक में इतना घंटा काम होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक्चुअल आउटपुट आया है उसको कंप्लीट करने में 7000 आवर्स लगने लगेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का पॉइंट जो है गिवन है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या बोला गया? इसके बाद हमें बोला गया है द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक। वो तो हम लोग को पढ़ के समझ में आ रहा है कि 4 वीक से रिलेटेड क्वेश्चन है। देयर वॉज ए वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। बोल रहा है कि 4 वीक में एक दिन हॉलीडे है, ठीक है, 4 वीक में एक हॉलीडे है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो, हमें रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। एफिशिएंसी, एक्टिविटी, कैलेंडर, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटरी कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। तो 6 टाइप्स ऑफ रेशियो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे, देखो हमें ना बजटेड आवर्स वगैरह दे रखा है, अगर नहीं दे रखता तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए मतलब ये टाइम्स हमें कैलकुलेट करके दे रखा है। अगर नहीं दिया हुआ होता क्वेश्चन में तो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। इसीलिए हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि हमें किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग निकालते हैं बजटेड आवर्स, हम लोग पहले निकालेंगे। देखो क्या क्या हमें चाहिए होता है, कंपेयर किस चीजों पे होता है, मेनली 3 चीजों पे होता है। एक होता है बजटेड आवर, एक होता है स्टैंडर्ड आवर, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, जो तुम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हो। एक बजटेड दिया हुआ रहता है हमें क्वेश्चन में कि बजट के हिसाब से ये है। फिर एक्चुअली जो प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लो हम लोगों ने सोचा था 10,000 यूनिट बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली बनाया 12,000 यूनिट। तो जब कंपेयर करना है तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था 10,000 यूनिट बनाएंगे और जिसपे हमारा खर्चा आएगा 1 लाख, ठीक है। अभी हम लोगों ने 12,000 यूनिट बनाया जिसपे हमारा खर्चा आया सपोज 2 लाख, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। लेकिन इसके साथ ये कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये 12,000 पे है, ये 10,000 पे है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालते हैं। मतलब 10,000 यूनिट अगर हम लोग बनाते हैं, सॉरी 12,000 यूनिट अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा खर्चा कितना आएगा, तो 10,000 यूनिट पे 1 लाख, तो 12,000 यूनिट पे कितना आएगा। तो हम लोग कंपेयर करेंगे ये दोनों को, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ठीक है। बजटेड का मतलब ये, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब ये, और एक्चुअली मतलब जो हुआ ये तुम लोग जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कर चुके हो, ठीक है। अब हम लोग ये तीनों चीज को निकालेंगे ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए, क्योंकि अगर तुम लोग रेशियोज को ध्यान से देखोगे तो मेनली ये 3 चीजें हर जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। अभी हम रिपीट कर देंगे, पहले हम लोग ये 3 चीज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बजटेड आवर्स, ठीक है। बजटेड आवर्स कैसे निकालेंगे, मतलब कितने टाइम काम होने का सोचा गया था। तो देखो कितना टाइम काम होने का सोचा गया था, यहाँ पर 8 आवर्स पर डे और 5 डेज पर वीक बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 आवर्स एक दिन का, ठीक है। अच्छा, 8 आवर्स एक दिन का, वीकली 5 डेज काम होता है। तो कितने डेज काम होते हैं, 4 वीक इंटू 5 डेज, ठीक है। तो टोटल कितने डेज काम होते हैं, 4 इंटू 5 20 डेज, और पर डे 8 आवर्स करके 20 डेज में 20 इंटू 8, तो आवर्स भी इंटू होगा, वीक भी इंटू होगा, डेज भी इंटू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैंने ये निकाल लिया कि बजटेड आवर्स निकालना चाहते हैं। तो एक दिन में 8 घंटा काम होता है, ठीक है। और बजटेड पीरियड कितने दिन का है, 4 वीक का, ठीक है। तो 4 वीक में कितने डेज होगा, तो 4 वीक में बोल रहा है कि पर वीक में 5 डेज काम होता है, तो 4 वीक में 20 डेज काम होगा, और एक दिन में 8 आवर्स, तो 20 डेज में 8 इंटू 20, ठीक है। अब ये तो हो गया एक वर्कर के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर इंटू कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना बोला है, देखो यहाँ पर बोला है
50 एम्प्लॉइज है मैक्सिमम कैपेसिटी, और यहाँ पर बोला है कि 40 एम्प्लॉइज है जो एक्चुअल वर्किंग्स है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 40 एम्प्लॉइज। क्यों हम बताते हैं, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं बजटेड आवर्स। ठीक है, बजटेड आवर्स मतलब जो एक्टिविटी हमें करने के लिए दिया गया है उसका बजटेड टाइम कितना होगा। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना निकल के आएगा, देखो 8 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 40, तो ये निकल के आ गया 6400 आवर्स। अब तुम लोग चेक करके देखो, क्वेश्चन में भी 6400 आवर्स गिवन है। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक, मतलब एक्चुअली अगर हम लोग वर्कर से काम करवाते हैं, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि 4 वीक में इतना काम होगा, मतलब ये बजटेड आवर्स। ठीक है, बजट के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग एक दिन में 8 घंटा काम करवाएंगे, 4 हफ्ते में 5 दिन काम करवाएंगे, तो ऐसे 40 एम्प्लॉइज को जब हम लोग काम पे लगाएंगे तो हमारा 6400 घंटे का बजटेड आवर्स बनेगा। ठीक है, बजटेड आवर्स हो गया। अब हम लोग और एक आवर्स निकालेंगे, दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी इन बजटेड पीरियड। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वाले फॉर्मूले के लिए। अभी देखो निकाला ना हम लोगों ने मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो, तो मैक्सिमम कैपेसिटी इन बजटेड पीरियड ये कैसे निकलेगा, मैक्सिमम कितना टाइम काम हो सकता है बजटेड पीरियड में, तो सेम वही होगा, 8 आवर्स तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 4 वीक रहेगा, 5 डेज भी रहेगा, और 40 इंप्लॉइज के जगह कितना हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 इंप्लॉइज का, तो मैक्सिमम जो है कैपेसिटी इन बजटेड पीरियड क्या हो सकता है, तो 50 इंप्लॉइज यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 50, तो ये हो गया 8000 आवर्स। ठीक है, ये आंसर आएगा। अच्छा, क्या ये भी हमारा कैलकुलेटेड है, चेक कर लेते हैं है कि नहीं। हाँ ये है, ये भी कैलकुलेटेड है। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक, ये बोला है। अच्छा नहीं, ये भी हम लोग का आएगा, ये हमें दे रखा है 8000 आवर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपना कैलकुलेट कर चुके हैं मैक्सिमम कैपेसिटी इन बजटेड पीरियड। क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमारे पास है, अगर हमें ये रेशियो निकालने के लिए बोला है तो इसका यूज करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने निकाल लिया। तो बजट पे दो चीज निकलेगा, एक बजटेड आवर्स, एक मैक्सिमम कैपेसिटी इन बजटेड पीरियड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स जो है ये हमें गिवन है, वही लिख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल आवर्स कितना हुआ है, एक्चुअल आवर्स वर्क जो है 6000 आवर्स, यहां से ही लिख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल आवर्स जो है 6000 आवर्स, और एक दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट ये दे रखा है। ये कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है 7000 आवर्स। ठीक है, 7000 आवर्स, पढ़ के देख लो क्या बोला है, स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द 4 वीक पीरियड। ठीक है, 4 वीक पीरियड में स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा 7000 घंटा काम होना चाहिए था, जबकि एक्चुअली हमारा 6000 घंटा काम हुआ है। ठीक है, और बजटेड डेज क्या था वो भी लिख लेते हैं। बजटेड डेज कितना था, 4 वीक काम हुआ है, पर वीक 5 डेज करके, तो 20 डेज। ठीक है, और वहां पर एक जो है एक दिन जो है नेशनल हॉलीडे ऐसा कुछ बोला गया, स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट, ये बंद रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल डेज वर्क, एक्चुअल डेज वर्क। तो 20 माइनस 1 यानी कि 19 डेज। ये मैंने सारे वैल्यूज निकाल लिए कि रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी वैल्यूज हमें चाहिए। अब हम लोग एक एक करके रेशियोज निकालेंगे। पहला है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का मतलब होता है कि हम लोगों ने कितने एफिशिएंटली काम को कंप्लीट किया, मतलब हमें कितना टाइम लगना चाहिए था काम को कंप्लीट करने के लिए और हम लोगों ने कितना टाइम लगाया। तो 6.67 है 116.67। ठीक है, अच्छा देखो हम लोगों ने काम करने में 6000 घंटे लगाए, और स्टैंडर्ड के हिसाब से वही काम को कंप्लीट करने में हमें 7000 घंटा लगने वाला था। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 6000 घंटे में कंप्लीट कर लिया, मतलब हम लोग ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब ऊपर कितना आएगा 7000, नीचे कितना आएगा 6000, और 7000 का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्चुअल
आवर्स इंटू 100। तो 7000 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 116.67% आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये हो गया एफिशिएंसी रेशियो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। अब फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, जैसे मैंने एफिशिएंसी का बताया कि एफिशिएंसी टाइम के ऊपर बेस्ड होता है ना, वैसे भी यहाँ पर सारे चीज हम लोग टाइम के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो काम को कंप्लीट करने में हमें 6000 घंटे लगे, एक्चुअली उसी काम को स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लीट करने में 7000 घंटा लगने वाला था। तो हम लोगों ने एफिशिएंटली काम किया, इसलिए हम लोग का एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा हुआ, तो 7000 बाई 6000 इंटू 100। अच्छा, एक्टिविटी रेशियो का मतलब ये होता है कि हम लोग का प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो का मतलब देखो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो भी होता है, मतलब जो आउटपुट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उसके लिए कितना टाइम लगने वाला था और कितना टाइम हम लोगों ने लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। एक्टिविटी रेशियो में हम लोग किन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड और बजट को। देख लो, एक्टिविटी रेशियो में हम लोग स्टैंडर्ड और बजट को कंप्लीट करते हैं, मतलब हम लोगों ने खुद को कितना एक्टिव माना। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने अपना बजट जो है 4 घंटे का कंप्लीट किया, मतलब हम लोगों ने अपने आप को लेस एक्टिव माना और इस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन आया। तो ऐसे याद रखो मेरे एग्जाम्पल के साथ। तो एक्टिविटी रेशियो में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, एक्टिविटी रेशियो में बजट और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स देखो हम लोग निकाल चुके हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हम लोग का कितना है 7000 आवर्स, और बजटेड आवर्स कितना है, बजटेड आवर्स है हम लोग का 6400 आवर्स। 7000 और 6400 इंटू 100। तो हम लोगों ने अपने आप को ज्यादा एक्टिव माना है। ठीक है, 7000 घंटे का काम हम लोगों ने सोचा है 109.38 है 109 यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर दो 109.38%। ठीक है, अप्रोक्स हो जाएगा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का कंपैरिजन किन किन दोनों एलिमेंट का होगा, स्टैंडर्ड और बजट। बजट यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल आवर्स का, कि एक्चुअली हम लोगों ने काम को कितने टाइम में कंप्लीट किया, और जो मतलब स्टैंडर्ड है वो क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा, वो हमें एफिशिएंसी बताता है। और एक्टिविटी रेशियो का मतलब है हम लोगों ने अपना बजट जो है किस हिसाब से फिक्स किया है। तो हम लोगों ने अपना बजट जो है हाई फिक्स किया है। ठीक है, कि इसीलिए हम लोग का देखो 109.38% आया। नेक्स्ट कौन सा रेशियो बोला है, एक्टिविटी के बाद बोला है कैलेंडर रेशियो, मतलब डेज का कैलकुलेशन करना है। कैलेंडर रेशियो का मतलब हो जाएगा कि हमें कितने दिन काम करने का सोचा था और हम लोगों ने कितना दिन काम किया। ये देखो कैलेंडर रेशियो यहाँ पर 95 में है 95%। ठीक है, कैलेंडर रेशियो का मतलब देखो हम लोगों ने कितने दिन सोचा था काम करेंगे और एक्चुअली कितना दिन काम किया, इसका कंपैरिजन। ठीक है, तो हम लोगों को हमेशा क्या सोचना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली जो बजट सोचा है उससे ज्यादा काम करेंगे उतना बेटर है ना। हम लोगों ने 180 किया, अगर हम लोग ज्यादा करते तो उतना अच्छा होता। तो कैसे करके हम लोग याद रखेंगे, हमें जो चीज चाहिए फेवरेबल वो हमेशा ना ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हमें फेवरेबल केस चाहिए, हमें फेवरेबल क्या चाहिए, बजट से बजटेड डेज से ज्यादा काम कर ले हम लोग। ठीक है, तो ऊपर हमें क्या चाहिए, फिर ये 180 डेज हमें ज्यादा चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ऊपर आएगा। अलग अलग तरीके से हम लोग जो है सोच के याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवेलेबल वर्किंग डेज, अवेलेबल वर्किंग डेज और डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज, बजटेड वर्किंग डेज इंटू 100। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कितने दिन काम करेंगे 20 डेज। ये देखो हम लोगों ने निकाला है ना 20 डेज बजटेड डेज, और यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों ने 19 डेज ही काम किया, लेकिन हम लोग अगर 20 से ज्यादा करते तो हमारे लिए बेटर होता। तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 100, तो ये 95% कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर रेशियो। अच्छा नेक्स्ट देखो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, 4th नंबर। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो।
स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो का मतलब है जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी हम लोगों ने अपना फिक्स किया उसको हम लोगों ने कितना यूज किया। ये देखो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कितना हो सकता था और हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड क्या फिक्स किया है 8000 आवर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो हो जाएगा बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इनटू 100। मतलब समझो कि हम लोग मैक्स टू मैक्स मतलब एक तो लिमिटेशन होता है, मैक्सिमम हम लोग 10,000 आवर्स जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारा कैपेसिटी इतना है, लेकिन हम लोगों ने अपना बजट जो है 8000 का ही फिक्स किया है कि हम लोग 8000 आवर्स ही काम करेंगे। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज मतलब हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ये फिक्स किया है, हमारा स्टैंडर्ड हम लोगों ने ये फिक्स किया है। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो है वो यूसेज जो हम लोग कर रहे हैं, तो 10,000 घंटे में 8,000 घंटा, तो उसका रेशियो क्या है, तो क्या हो जाएगा 8,000 बाई 10,000, हम लोग 10,000 घंटे में 8,000 घंटा जो है यूसेज करेंगे। स्टैंडर्ड कैपेसिटी को कितना यूज करेंगे 10,000 में 8,000। ठीक है, तो यहाँ पर बजटेड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इनटू 100। ठीक है, तो बजटेड आवर्स कितना है यहाँ पर चेक करो, बजटेड आवर्स हम लोग का ये रहा 6,400 और मैक्सिमम कैपेसिटी 8,000। ठीक है, 6,400 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, ये 80% हो जाएगा क्योंकि ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। ठीक है, ये क्या होगा एक्चुअल कैपेसिटी, जब स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो का मतलब बजटेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर, तो एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा एक्चुअल आवर्स हम लोगों ने कितना, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो हम लोगों ने अपना एक्चुअल कैपेसिटी कितना यूज किया, तो वही मैक्सिमम पॉसिबल पे ही तो हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि मैक्सिमम कितना हो सकता था और एक्चुअली हम लोगों ने कितना यूज किया। ये दोनों में फर्क क्या है पता है, ये दोनों रेशियो में ये ही फर्क है, जस्ट इतना ही फर्क है। देखो ये मैंने 8,000 लिख दिया तो, और एक्चुअल आवर्स लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखो एक्चुअल आवर्स कहाँ चला गया, ये रहा 6,000 आवर्स, 6,000 आवर्स इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 6/8 इंटू 100, 75%। ठीक है, 75%। ये दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों रेशियो में फर्क यही है कि मैक्सिमम हम लोग 8,000 आवर्स जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना कैपेसिटी ये है, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली कितना आवर्स उसमें यूज किया, तो जो हम लोगों का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज था उसमें हम लोगों ने 6,000 घंटा एक्चुअली काम किया, उसका रेशियो जो है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी मतलब हम लोगों के पास 8,000 आवर्स मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स है, लेकिन हम लोगों ने अपना बजट फिक्स किया, नहीं हम लोग ना 6,400 घंटा ही काम कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं, और एक्चुअली में 6,000 घंटा काम किया, तो तीन चीज आ गया। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग मैक्सिमम 8,000 घंटा काम कर सकते हैं, फिर हम लोगों ने सोचा कि एक बजट सेट करते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से कि हम लोग 6,400 घंटा ही काम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली 6,000 घंटा काम किया, तो ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये हो गया 6,400, ये हो गया स्टैंडर्ड कैपेसिटी। इसीलिए हम लोगों ने मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स पे डिपेंड करके जो अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया उससे निकल के आता है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, और एक्चुअली हम लोगों ने कितना कैपेसिटी यूटिलाइज किया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। इसका क्या होगा देखो फॉर्मूला, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो, यही वाला है एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो या फिर बजटेड कैपेसिटी रेशियो, एक ही बात है। ठीक है, ये इसमें बजटेड भी लिख सकते हो, नहीं एक सेकेंड, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो हमें बोला है, तो इसमें हमें एक्चुअल आवर्स और डिवाइडेड बाय
नहीं, ये वाला ना एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। अच्छा, ये और एक रेशियो होता है, ये लिखवा देते हैं। देखो लैंग्वेज से ही ना पता चलेगा। ये देखो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, मतलब जो हमारा बजटेड कैपेसिटी है उसका हमारा एक्चुअल यूसेज कितना हुआ है। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे एक्चुअल वर्किंग आवर्स या फिर एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स लिखो, एक ही बात है, एक्चुअल आवर्स। क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। बजटेड कैपेसिटी को हम लोगों ने एक्चुअली कितना यूसेज किया है, तो बजटेड कैपेसिटी था कितना और हम लोगों ने एक्चुअली कितने टाइम काम किया। तो एक्चुअली कितने टाइम काम किया वो तो मुझे यहाँ से ही दिख रहा है, 6000 घंटे हम लोगों ने काम किया है एक्चुअली, ठीक है। और हम लोगों का बजटेड कैपेसिटी क्या था, तो बजटेड कैपेसिटी देखते हैं। बजटेड कैपेसिटी था 6400 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं budgeted capacity, 6400 into 100, देख लो कितना होता है। 6000 divided by 6400 into 100, 93.75, ठीक है। तो देखो ये सारे फॉर्मूले कैसे याद रखोगे, सिंपल है। तुम लोग अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हो याद हो जाएगा। जैसे ये तीनों को ही अगर हम लाइन बाय लाइन बोले, यहाँ पर बोला है स्टैंडर्ड कैपेसिटी कैसे यूज किया है हम लोगों ने, एक्चुअल कैपेसिटी कैसे यूज किया है, और यहाँ पर बजटेड कैपेसिटी को हम लोगों ने किस तरह से यूज किया है, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, तो स्टैंडर्ड कैसे हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग अपना स्टैंडर्ड कैसे सोचते हैं। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स होगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स 3 आवर्स होना चाहिए, हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया था 4 आवर्स। तो ये जो स्टैंडर्ड हम लोग फिक्स करते हैं ना, तो वो तो हमारे जो है मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स को देख के ही फिक्स करते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स और ऊपर आ जाएगा बजटेड आवर्स, आंसर आ गया। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, तो हम लोगों ने एक्चुअली कितना जो है काम किया है, तो एक्चुअल आवर्स और कितना हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने कितना एक्चुअली यूज किया, उसके बेसिस पे हम लोगों ने कितना अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया। ये दोनों रेशियो का मतलब एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों ने हमारा जो एक्चुअल आवर्स है, ठीक है, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, बजटेड कैपेसिटी जो था उसमें हम लोगों ने एक्चुअली कितना टाइम यूज किया। तो ये दोनों का जो रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है, उससे हमें निकल के आएगा एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। कैलेंडर रेशियो तो आसान है, हम लोगों ने कितना टाइम सोचा था काम करने का, बजटेड वर्किंग आवर्स और अवेलेबल वर्किंग आवर्स, मतलब हम लोगों ने कितना एक्चुअली कितने डेज काम किया, ठीक है। अच्छा, और एक्टिविटी रेशियो जो था, एक्टिविटी रेशियो मतलब हम लोग कितने एक्टिव है, हम लोगों ने खुद को कितना एक्टिव डिफाइन किया है। तो स्टैंडर्ड हम लोगों ने अपना क्या सोचा है और बजट क्या है, मतलब 3 घंटे में काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि हमें 4 घंटा लगेगा। तो स्टैंडर्ड मतलब जो हम लोग बजट देख के डिसाइड करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय बजट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों को एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा कि एक काम को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगना चाहिए था बजट के हिसाब से, और हम लोगों ने कितना टाइम लगाया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि हमें एक्चुअल आउटपुट को पाने के लिए कितना टाइम लगने वाला था और एक्चुअली कितना टाइम लगा, उस हिसाब से हम लोग अपना एफिशिएंसी को जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। और एक चीज यहाँ पर बता देते हैं, देखो एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या होता है पता है, अगर हम लोग अपना एक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी पे और एफिशिएंसी पे, ठीक है। कैपेसिटी पे और एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितने एक्टिव है। वो हमारा कैपेसिटी क्या है, मतलब कोई कितना किस तरह से काम करता है, वही उसका कैपेसिटी है, उससे पता चलेगा वो कितना एक्टिव है। और वो कितने जल्दी काम करता है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करता है, उससे वो पता चलेगा कि वो कितना एफिशिएंट है। और एफिशिएंसी और कैपेसिटी को मिलाएंगे तो एक्टिविटी पता चलता है। तो कैपेसिटी रेशियो का मतलब होता है, देखो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। कैपेसिटी रेशियो में देखो, ये देखो कैपेसिटी रेशियो में क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली, ठीक है, ये तो हम लोगों का अलग अलग कैपेसिटी रेशियो है, लेकिन नॉर्मली कैपेसिटी रेशियो का क्या मतलब होता है, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ठीक है। हम लोगों का कितना बजटेड आवर्स था और हम लोगों ने कितना एक्चुअल आवर्स यूटिलाइज किया। और एफिशिएंसी का मतलब होता है
स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर, ठीक है। कैपेसिटी जब भी चेक करते हैं, किसी भी तरह से कैपेसिटी चेक करते हैं तो वो बजट पे चेक करते हैं, और एफिशिएंसी चेक करते हैं तब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन करते हैं। ये अगर दो चीज तुम लोग को समझ में आ जाता है तो बाकी रेशियो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो एक्टिविटी रेशियो हमेशा इस तरह से आएगा। तो एक्टिविटी रेशियो कैसे निकल के आएगा पता है? एक्टिविटी रेशियो निकल के आ जाएगा एक्चुअल एक्चुअल कैंसिल आउट स्टैंडर्ड आवर बाय बजटेड आवर, ठीक है। तो जब भी कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं कि कैपेसिटी ये है कि मान लो एक काम को करने में 3 घंटा लगता है, लेकिन हम अपने कैपेसिटी से बोल रहे हैं नहीं मुझे 3.5 घंटा लगेगा, या फिर कोई बोल रहा है नहीं नहीं हम तो ये 2 घंटे में ही कंप्लीट कर देंगे। तो एक्चुअल आवर और बजटेड आवर का कंपैरिजन से हमें कैपेसिटी पता चलता है। एफिशिएंसी कैसे पता चलता है कि हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड जो है क्या फिक्स्ड किया था और एक्चुअली कितना टाइम लगा। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 5 घंटे में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमें एक्चुअली 6 घंटा लगा 5 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। मतलब हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड क्या फिक्स किया था और एक्चुअली क्या हुआ, ये होता है एफिशिएंसी। और कैपेसिटी और एफिशिएंसी को जब मिक्स्ड करते हैं तो एक्टिव हम लोग कितने हैं वो पता चलता है। तो एक्टिविटी होता है स्टैंडर्ड बाय बजटेड। अब अगर तुम लोग सारे फॉर्मूले में देखोगे तो यही चीज एप्लीकेबल हुआ है। जैसे देखो एक्टिविटी रेशियो में चलो, कोई भी एक्टिविटी रेशियो ले लो, स्टैंडर्ड बाय बजट, ये देखो एक्टिविटी मतलब स्टैंडर्ड बाय बजट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कैपेसिटी देख लो, बजटेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर। कैपेसिटी कैसे डिफाइन होता है? एक्चुअल बाय बजटेड, ठीक है। एक्चुअल बाय बजटेड होता है, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी है। इसीलिए बाकी केस में अगर तुम लोग देखोगे, ये देखो एक्चुअल बाय बजटेड हुआ, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, ये तो नाम के लिए अलग अलग हो जा रहा है, बात को समझो। यहाँ पर स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज बोला है, इसीलिए हमें अपना स्टैंडर्ड फिक्स करना है। तो स्टैंडर्ड तो बजट के ऊपर फिक्स होता है ना, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स के ऊपर, तो बजटेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल इसीलिए होगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग ये तीन चीजों पे ध्यान दे तो एक्टिविटी ऐसे निकलेगा, मतलब इन जनरल अगर बोले, बाकी इसमें रेशियो तो पार्ट पार्ट हो जा रहा है। मेन 3 ही रेशियो है, कैपेसिटी, एफिशिएंसी और एक्टिविटी, ठीक है। मेन 3 रेशियो है। कैपेसिटी, ये देखो एफिशिएंसी कैसे आया, स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल। एफिशिएंसी कैसे आया, स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल करके आएगा, ठीक है। ये देखो स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल, तो ये मेन थीम है, एक्चुअल आवर्स बाय बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स बाय एक्चुअल आवर्स। तो एक्टिविटी रेशियो हम लोग का ऐसे निकल के आता है, स्टैंडर्ड आवर बाय बजटेड आवर करके, ठीक है। और बाकी जो है तुम लोग को थोड़ा सा इसको रीड करके याद रखना पड़ेगा, समझ के कि एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो, कैलेंडर रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी। और ये लास्ट वाला जो था, ये मैंने जो लिखवाया वो रेशियो नहीं पूछा है, ये भी एक रेशियो होता है, एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। इसे कैसे याद रखोगे कि हम लोगों ने मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो को कितना यूज किया, तो मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी था कितना, उसमें हम लोगों ने कितना यूज किया, तो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इनटू 100, 100 हर जगह पे करना है, ठीक है। तो ये रेशियोज जो है थोड़ा सा तो रीड करना पड़ेगा याद करने के लिए। सारे रेशियोज तो नहीं आएंगे, शायद 1-2 आने से आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। तो बजट हम लोग का देखो, यहाँ पर बजट जो है कंप्लीट हो गया, रेशियो को थोड़ा याद कर लोगे तो हो जाएगा, और बजट में कुछ करवाना नहीं है। तो कॉस्ट जो है हम लोग का एक बार जो है पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर से स्टार्टिंग से करेंगे, यानी बेसिक ऑफ कॉस्ट से जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज और हम कुछ नहीं करवा रहे क्योंकि नया टॉपिक फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, तो आज यहाँ तक ही करते हैं।